क्या आपने कभी किसी महान स्मारक के सामने खड़े होकर खुद को छोटा महसूस किया है, न केवल आकार में बल्कि समय के साथ? रेगिस्तान की गर्मी से गुजरने की कल्पना करें। रेत अंतहीन रूप से फैली हुई है और फिर अचानक गीजा का महान पिरामिड आपके सामने उगता है। इसका सरासर पैमाना आपकी धारणा को लगभग मोड़ देता है। पत्थर पर पत्थर, पूरी तरह से ढेर, मानव उपलब्धि का एक शाश्वत पहाड़ बनाता है। और फिर विचार आता है, यह 4000 साल पहले बनाया गया था, क्रेन, बिजली के उपकरण या लेजर स्तर से बहुत पहले। विशाल चूना पत्थर और ग्रेनाइट ब्लॉक, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन तक होता है, को काटकर इतनी सटीकता के साथ फिट किया जाता है कि एक रेजर ब्लेड भी सीम के माध्यम से फिसल नहीं सकता है। आज भी उन्नत मशीनों, लेजर और आधुनिक इंजीनियरिंग के साथ इस तरह की संरचना को दोहराना एक बड़ी चुनौती होगी। तो प्राचीन मिस्रवासियों ने यह कैसे किया? जैसा कि पाठ्य पुस्तकों में दावा किया गया है, तांबे की छेनी, लकड़ी की स्लेज और रस्सियों के साथ। या इस कहानी में और भी कुछ है, कुछ भुला दिया गया ज्ञान, कुछ छिपी हुई तकनीक जो प्राचीन दुनिया में मौजूद नहीं होनी चाहिए। आज हम उस प्रश्न में गहराई से गोता लगा रहे हैं। यह सिर्फ पिरामिडों को पर्यटक आकर्षण के रूप में देखकर आश्चर्यचकित होने के बारे में नहीं है। यह विवरणों, विसंगतियों और सबूतों की जांच करने के बारे में है जो हमें बताई गई कहानी के अनुरूप नहीं है। सबूत जो बताते हैं कि प्राचीन काल के लोगों के पास उपकरण, तकनीक और ज्ञान हो सकता है जिसे हम या तो भूल गए हैं या वास्तव में कभी नहीं समझ पाए हैं। इस यात्रा के अंत तक आप खुद को न केवल मिस्र के इतिहास बल्कि मानव सभ्यता की कहानी पर भी सवाल उठाते हुए पा सकते हैं। आइए कुछ सरल लेकिन पूरी तरह से हैरान करने वाली चीज से शुरू करें, जिस तरह से वे पत्थर काटते हैं। मिस्रवासियों ने केवल नरम चूना पत्थर से निर्माण नहीं किया था। उन्होंने ग्रेनाइट, डायोराइट और बेसाल्ट पत्थरों के साथ काम किया। पत्थर इतने कठोर थे कि आज भी उत्खनन और उन्हें आकार देने के लिए हीरे की नोक वाली आरी की आवश्यकता होती है। और फिर भी मंदिरों और पिरामिडों में हम विशाल ग्रेनाइट खंडों को आश्चर्यजनक सटीकता के साथ नक्काशीदार और पॉलिश करते हुए पाते हैं। अबू रवाश और ओसिरिस के मंदिर जैसे स्थलों पर सतहें इतनी चिकनी होती हैं कि वे दर्पण की तरह प्रकाश को प्रतिबिंबित करती हैं। जिन इंजीनियरों ने इन पत्थरों का अध्ययन किया है, वे अक्सर अपना सिर हिलाते हैं। ये हथौड़े और छेनी के खुरदरे निशान नहीं हैं। वे ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें मशीन से बनाया गया था, जैसे कि उनके समय से हजारों साल पहले उपकरणों के साथ काटा गया था। मुख्य धारा का पुरातत्व एक स्पष्टीकरण देता है। तांबे की आरी, रेत और पानी धीरे धीरे पत्थर के माध्यम से पीसते हुए। लेकिन पैमाने के बारे में सोचें। इस तरह से एक भी ब्लॉक को काटने में हफ्तों, शायद महीनों लगेंगे। इसे हजारों ब्लॉकों से गुणा करें, प्रत्येक आकार में विशाल है और रसद चौंका देने वाली हो जाती है। क्या हम यह मानते हैं कि एक ऐसी सभ्यता ने सदियों के श्रमसाध्य कार्य को समर्पित किया है, जिसमें आधुनिक तकनीक के प्रतिद्वंद्वी परिणामों को प्राप्त करने के लिए तांबे के उपकरणों के अलावा कुछ भी उपयोग नहीं किया गया है? या क्या पहेली का कोई हिस्सा गायब है, उनके तरीकों के बारे में कुछ जो हमने अभी तक उजागर नहीं किया है? अब चलो कुछ और भी अजनबी की ओर मुड़ते हैं। रहस्यमय ड्रिल छेद। शायद उन्नत तकनीकों का सबसे विवादास्पद प्रमाण मिस्र में पाए गए बेलनाकार पत्थर के कोर से आता है। ये कोर ग्रेनाइट से खींचे गए पृथ्वी पर सबसे कठिन पत्थरों में से एक भालू सर्पिल खांचे, जैसे कि एक शक्तिशाली रोटरी ड्रिल द्वारा नक्काशीदार। मुख्यधारा के स्पष्टीकरणों का कहना है कि ये धनुष अभ्यास और अपघर्षक रेत से बनाए गए थे। लेकिन यहाँ पकड़ है गहराई, स्थिरता और विशेष रूप से सर्पिल पैटर्न गति और दबाव का सुझाव देते हैं जो हाथ से संचालित उपकरण पैदा कर सकते हैं।
आधुनिक इंजीनियरिंग प्रयोगशालाओं में विशेषज्ञ बताते हैं कि ये निशान आधुनिक हीरे की नोक वाले ड्रिल द्वारा छोड़े गए निशानों से मिलते जुलते हैं। यदि ऐसा है तो यह कैसे संभव है? क्या मिस्रवासियों ने एक ड्रिलिंग तकनीक का आविष्कार किया जो बाद में समय के साथ खो गई थी? या ज्ञान का यह प्रमाण एक पुरानी विस्मृत सभ्यता से पारित किया गया था? और फिर खगोलीय संरेखण का मामला है। महान पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, यह एक सटीक उपकरण है। यह 1 डिग्री के 1/15वें हिस्से के भीतर सही उत्तर के साथ संरेखित है। यह सटीकता का एक स्तर है जिसे प्राप्त करने के लिए आधुनिक सर्वेक्षक भी जीपीएस या उन्नत थियोडोलाइट्स के बिना संघर्ष करेंगे। तो दूरबीनों और कंपास से हजारों साल पहले की एक सभ्यता ने इसे कैसे प्रबंधित किया? कुछ लोगों का तर्क है कि उन्होंने पीढ़ियों तक तारों को ट्रैक किया, सदियों से उनके माप को परिष्कृत किया। दूसरों का मानना है कि उनके पास खगोल विज्ञान की कहीं अधिक परिष्कृत समझ थी, जिसके लिए हम उन्हें श्रेय देते हैं। पिरामिड्स का लेआउट ओरियन बेल्ट के सितारों को लगभग पूरी तरह से प्रतिबिंबित करता है। क्या यह सिर्फ प्रतीकवाद था, उनकी पौराणिक कथाओं का प्रतिबिंब, या यह उन्नत ज्ञान का प्रमाण था, ज्ञान जिसे हमने हाल ही में फिर से खोजना शुरू किया है? शायद सबसे नाटकीय सुराग असवान में अधूरे ओबेलिस्क में है। यह विशाल पत्थर, जिसका वजन 1200 टन से अधिक है, एक ग्रेनाइट खदान की आधारशिला में आधा नक्काशीदार है। इसके बीच में चलें और आपको निशान दिखाई देंगे, वे चैनल जहां श्रमिकों ने इसे धरती से मुक्त करने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ वह है जो इसे आकर्षक बनाता है, उपकरण के निशान खुरदरे छेनी के हमलों की तरह नहीं दिखते हैं। वे चिकने स्कूप्ड आउट चैनलों की तरह दिखते हैं, जैसे कि एक शक्तिशाली काटने का उपकरण पार बल के साथ कुछ मक्खन की तरह ठोस ग्रेनाइट के माध्यम से काट रहा था। अगर उनके पास केवल तांबे की छेनी थी तो इन निशानों का कोई मतलब नहीं है। ओबेलिस्क को छोड़ दिया गया था क्योंकि पत्थर में दरारें दिखाई दी, लेकिन जो बचा है वह एक जमे हुए समय कैप्सूल की तरह है, जो हमें एक ऐसी प्रक्रिया दिखाता है जो पारंपरिक स्पष्टीकरण की अवहेलना करती है। यह सब हमें बड़ा सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है, क्या मिस्र के लोग वास्तव में उन्नत तकनीक के साथ काम कर रहे थे, या क्या हमने उनकी चतुराई को कम करके आंका है? कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है कि मिस्रवासियों को एक पुरानी विस्मृत सभ्यता से ज्ञान विरासत में मिला था, शायद वह जो 12,000 साल पहले अंतिम हिमयुग के अंत से पहले पनपी थी। संस्कृतियों में मिथक और किंवदंतियां प्लेटो की अटलांटिस की कहानी से लेकर मिस्र की ज़ेब टेपी की अपनी कहानियों तक पहली बार स्वर्ण युग और महान बाढ़ की बात करते हैं, जिन्होंने पूरी सभ्यताओं का सफाया कर दिया। क्या ये वास्तविक घटनाओं की दूर की यादें हो सकती हैं, जिन्हें मिथक के रूप में संरक्षित किया गया है? अन्य लोगों का सुझाव है कि मिस्रवासियों ने सरल तरीकों की खोज की होगी जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। शायद वे जानते थे कि पत्थर को स्थानांतरित करने के लिए ध्वनि कंपन का उपयोग कैसे किया जाता है, या पानी के दबाव का उपयोग कैसे किया जाता है, जिस तरह से हम भूल गए हैं। प्राचीन परंपराएं ध्वनि, अनुनाद और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बारे में संकेतों से भरी हुई हैं। अवधारणाओं को हम खारिज करते हैं, लेकिन शायद नहीं करना चाहिए। और यही वह जगह है जहां मैं आपसे सुनना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि मिस्रवासियों के पास उन्नत तकनीक तक पहुंच थी, उनकी अनुमानित उम्र से परे कुछ? या क्या आप मानते हैं कि हमने कम आंका है कि मानव दृढ़ संकल्प और चतुराई सरल उपकरणों के साथ क्या हासिल कर सकती है? क्या ये रहस्य इतिहास के एक विस्मृत अध्याय का प्रमाण हो सकते हैं, या हम केवल प्राचीन इंजीनियरिंग की प्रतिभा को नई आंखों से देख रहे हैं? टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। बहस अभी भी जीवित है और आपके विचार नए कोण खोल सकते हैं जिन पर दूसरों ने विचार नहीं किया है।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्राचीन मिस्र हमें याद दिलाता है कि मानव इतिहास उतना सीधा नहीं है जितना हम सोचते हैं। ये स्मारक हमारी धारणाओं को चुनौती देते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि प्रगति हमेशा रैखिक नहीं होती है और शायद हमने उतना ही ज्ञान खो दिया है जितना हमने प्राप्त किया है। शायद यही असली सबक है। पिरामिड सिर्फ कब्रें नहीं हैं, वे कालातीत पहेली हैं। रेगिस्तान के सूरज के नीचे चुपचाप खड़े हैं, हमें अपने रहस्यों को खोलने की हिम्मत करते हैं। लेकिन चलो उपकरणों और खगोल विज्ञान के साथ नहीं रुकते हैं, क्योंकि रहस्य और भी गहरे जाते हैं। पिरामिड निर्माण के सरासर रसद को लें। हमें बताया गया है कि हजारों मजदूरों ने दशकों तक काम किया, रेगिस्तान में स्लेज पर पत्थरों को घुमाया। फिर भी एक समस्या है। आम तौर पर स्वीकृत समय सीमा के भीतर महान पिरामिड का निर्माण करने के लिए बिना किसी गलती के 24 घंटे काम करते हुए हर 2 मिनट में एक ब्लॉक रखना पड़ता था। आवश्यक समन्वय, सटीकता और सहन शक्ति की कल्पना करें। यहाँ तक कि आधुनिक परियोजना प्रबंधन और मशीनरी के साथ इस तरह की दक्षता दिमाग उड़ाने वाली होगी। क्या कोई संगठनात्मक प्रणाली या यहाँ तक कि यांत्रिक सहायता भी हो सकती थी जिसे हमने अनदेखा कर दिया है? फिर परिवहन का सवाल है। मंदिरों और पिरामिडों में उपयोग किए जाने वाले कुछ खंडों को मीलों दूर खनन किया जाता था, जिन्हें नदियों और जमीनी मार्गों पर ले जाया जाता था। मेमन की प्रसिद्ध कोलोसी 700 टन से अधिक वजन वाली 2 विशाल मूर्तियां पत्थर के एक टुकड़े से नक्काशी की गई थीं और किसी तरह उनकी खदान से 400 मील से अधिक दूर चली गईं। आप आधुनिक क्रेन ट्रकों या प्रबलित सड़कों के बिना असमान इलाकों में किसी भारी चीज को कैसे खींचते हैं? सिद्धांत बड़े पैमाने पर स्लेज और चिकनी रेत से लेकर रोलिंग लॉग तक होते हैं, लेकिन कोई भी ऑपरेशन के पैमाने और चिकनीपन की पूरी तरह से व्याख्या नहीं करता है। क्या पानी की नहरें, नौकाएं या खोए हुए इंजीनियरिंग उपकरण भी उनके टूलकिट का हिस्सा हो सकते थे? और आइए ध्वनिकी पर विचार करें। कई प्राचीन कक्षों में, विशेष रूप से महान पिरामिड और डेंडेरा में हाथोर के मंदिर के भीतर असामान्य ध्वनिक गुण हैं। कुछ आवृत्तियां दीवारों के भीतर पूरी तरह से प्रतिध्वनित होती हैं, जो ध्वनि को उन तरीकों से बढ़ाती हैं जो लगभग अलौकिक महसूस करते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का अनुमान है कि मिस्रवासी अनुनाद और कंपन को न केवल आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए बल्कि शायद एक व्यावहारिक उपकरण के रूप में समझते थे। क्या वे पत्थर को काटने, हिलाने या यहाँ तक कि उछालने में मदद करने के लिए ध्वनि का उपयोग कर सकते थे? यह विज्ञान कथा की तरह लगता है, लेकिन आज के प्रयोगों से पता चलता है कि ध्वनि तरंगे वास्तव में कणों को स्थानांतरित कर सकती हैं और यहाँ तक कि छोटी वस्तुओं को भी ऊपर उठा सकती हैं। क्या प्राचीन लोग उन सिद्धांतों के साथ प्रयोग कर रहे थे जिन्हें हम फिर से खोजना शुरू कर रहे हैं? अब अपना ध्यान भूमिगत करें। मिस्र की रेत के नीचे मीलों सुरंगें, छिपे हुए कक्ष और रहस्यमय शाफ्ट हैं। सक्कार जैसे स्थानों पर पुरातत्वविदों ने 100 टन तक वजन वाले विशाल ग्रेनाइट डिब्बों का पता लगाया है, जो गहरे भूमिगत रूप से दबे हुए हैं। उनके कटने की सटीकता आश्चर्यजनक है, उनके कोने तेज हैं, उनकी सतहों को मशीन द्वारा पॉलिश किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि वे पवित्र बैलों के लिए शवदाह थे, लेकिन उनमें से कई में अवशेषों का कोई सबूत नहीं मिला है। अन्य लोगों का मानना है कि वे ऊर्जा भंडारण के कुछ रूप थे या यहाँ तक कि एक उन्नत तकनीक के अवशेष जिन्हें हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। इतने बड़े पैमाने पर ग्रेनाइट के डिब्बों को जमीन के नीचे उतारने के असंभव प्रयास से क्यों गुजरना चाहिए जब तक कि उनका उद्देश्य वास्तव में असाधारण न हो? एक अन्य पहेली पानी है। साक्ष्य बताते हैं कि जिस समय पिरामिड बनाए गए थे, नील नदी गीजा पठार के बहुत करीब बहती थी।
कुछ सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि नहरों और बेसिनों ने ब्लॉकों को लगभग सीधे निर्माण स्थल पर तैरने की अनुमति दी। वास्तव में स्फिंक्स पर पानी के कटाव के निशान बताते हैं कि मिस्र के स्मारकों के कुछ हिस्से पारंपरिक रूप से माने जाने से कहीं अधिक पुराने हैं, शायद उस युग में जब मिस्र की आधिकारिक समयरेखा से हजारों साल पहले रेगिस्तान में भारी बारिश हुई थी। यदि यह सच है तो यह मिस्र की सभ्यता की उत्पत्ति को सहस्राब्दियों तक पीछे धकेलते हुए इतिहास को फिर से लिख सकता है। लेकिन व्यावहारिक रहस्यों से परे प्रतीकवाद है एक पूरी भाषा जिसे पत्थर में तराशा गया है। महान पिरामिड केवल एक संरचना नहीं है, यह गणित के साथ कूटबद्ध है। इसकी ऊंचाई और इसकी आधार परिधि का अनुपात लगभग पाई है। इसके आयाम स्वर्ण अनुपात को भी दर्शाते हैं, एक अनुपात जो सभी संस्कृतियों में प्रकृति, कला और वास्तुकला में पाया जाता है। कुछ शोधकर्ताओं का यह भी तर्क है कि पिरामिड स्वयं पृथ्वी के आयामों, इसकी ध्रुवीय त्रिज्या, इसकी परिधि और यहाँ तक कि खगोलीय चक्रों के साथ इसके संबंध को कूटबद्ध करता है। क्या यह सब संयोग था या क्या निर्माणकर्ताओं के पास गणितीय और वैज्ञानिक समझ का एक स्तर था जो हमारे स्वयं के प्रतिद्वंद्वी है? और फिर वहाँ स्फिंक्स है। इस विशाल संरक्षक ने हजारों वर्षों से पठार पर नजर रखी है, फिर भी इसकी उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। क्षरण पैटर्न से पता चलता है कि इसका शरीर इसके सिर से बहुत पुराना हो सकता है, जो किसी बिंदु पर फिर से तराशा गया प्रतीत होता है। क्या स्फिंक्स राजवंश मिस्र से पहले का हो सकता है, जो एक विस्मृत सभ्यता के अवशेष के रूप में कार्य कर रहा है? यदि ऐसा है तो जिसे हम मिस्र का इतिहास कहते हैं, वह वास्तव में बहुत पुरानी चीज की निरंतरता हो सकती है जो समय, बाढ़ या तबाही से मिट जाती है। मिस्र के मिथक स्वयं एक खोए हुए युग की बात करते हैं। प्राचीन ग्रंथ हमें ज़ेब टेपी पहली बार के बारे में बताते हैं, जब देवताओं ने पृथ्वी पर कदम रखा और मानवता को ज्ञान प्रदान किया। कई लोग इसे पौराणिक कथाओं के रूप में खारिज करते हैं, लेकिन मिथकों में अक्सर स्मृति के टुकड़े होते हैं। क्या ज़ेब टेपी एक उन्नत सभ्यता की दूर की प्रतिध्वनि हो सकती है जो प्रलय द्वारा मिटा दी गई थी, जिसका ज्ञान मिस्र के लोगों को विरासत में मिला और प्रतीकात्मक रूप में संरक्षित किया गया? यह सवाल मिस्र को न केवल अपने अतीत से बल्कि दुनिया भर की किंवदंतियों से जोड़ता है। ग्रीस में अटलांटिस, मेसोपोटामिया का स्वर्ण युग, अनगिनत संस्कृतियों के बाढ़ मिथक। बेशक हमें सावधान रहना चाहिए। कुछ लोगों का तर्क है कि जिसे हम लॉस्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं, वह हजारों श्रमिकों द्वारा चतुर लेकिन सरल तरीकों का उपयोग करने का परिणाम हो सकता है। उनका कहना है कि पर्याप्त मानव शक्ति, समय और इच्छा शक्ति के साथ मनुष्य जो असंभव लगता है उसे पूरा कर सकता है। और शायद ये सच भी है। लेकिन क्या यह एक और रहस्य पैदा नहीं करता है? अगर 4000 साल पहले मनुष्य उन्नत उपकरणों के बिना इतने बड़े पैमाने पर संगठित नवाचार और निर्माण कर सकते थे, तो यह आज मानव क्षमता की सीमाओं के बारे में क्या कहता है?